ये T20 ने हमारी ऑफ स्पिन को ख़त्म कर दिया। अच्छा, मेरा स्टाइल भी कुछ ऐसे ही था, इकबाल भाई को बता के थोड़ा क्विक करने वाला, लेकिन मेरे हाथ में टर्न था, इन लोगों के हाथ में टर्न ही नहीं है। क्या एक्शन था यार हमारे ग्रेट प्लेयरों का, खुदा की कसम, आदमी लूप के साथ। और हमें नहीं लगता था, हमें बोथम ने मारा, हमें विवियन रिचर्ड ने मारा, हमने आउट भी किए। बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, उनको ये रियलाइज़ कराओ कि अगर तुमको खेलना है तो ऐसे नहीं चलेगा। बस हमने इंट्रोड्यूस करा दिया आपको, ठीक है, लेकिन अब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ आप कम बैक करने की कोशिश करो। ये क्या कर रहे हो आप? लोग यहाँ नज़र नहीं आते आपके कौन लोग हैं? हम अपने लिए नहीं बात कर, हम कह रहे हैं कि ऐसे लोग लाओ जो ऑनेस्ट लोग हों और वो किसी को कुछ बता सकें। बेस्ट विकेट कीपर, आप विकेट कीपर उठा के कौन से ला रहे हो? एक यंगस्टर को या तो ग्रूम करने के लिए आप अलग रखो या साथ रख लो ना उसको। मैंने तो ये भी देखा है, लोग इतने इनसिक्योर होते थे पाकिस्तान टीम में कि वो दूसरा विकेट कीपर ही नहीं रखते थे। ट्रायल लेने जा रहे हैं, हमें भेजते थे। मैंने मुदस्सिर नज़र को कहा भेजें हमें, वो आया, उसने यूँ किया, अरे ये तो टेक्निक भाई, मैं क्या दूसरे, ये तो यार कुछ भी नहीं। जोन का आदमी आया, ये 550 रन है, हम मुँह अपना सा मुँह लेकर बैठ गए कि क्या करें भाई। अब ये ऐसे नहीं चलेगा कि आप वो जिसने अभी रिटायरमेंट हुआ है और उसको आप आगे बना देते हैं दिस रॉन्ग। ये इससे ये काम बहुत जिम्मेदारी का है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें टैलेंट चाहिए, तो टैलेंट कौन सेलेक्ट करेगा? ये लोग तो खेल रहे होते हैं अंडरग्राउंड के अंदर, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में टैलेंट है उसको कौन देखेगा? उसको ये छोटा मोटा बच्चा तो आपस में ताल्लुकात है, सलाम तो है, वो तो किसी का भी नाम ले लें आप। अब क्या है तो कुछ भी नहीं हो रहा ना, तो ये अरे यार यहाँ कुछ था, इसने कुछ गड़बड़ की है, इसने कुछ किया है। आई थिंक मेरा ख्याल है, मेरे अपने हिसाब से अगर कोई ऐसी चीज़ होती है ना तो प्रॉपर आप बाद में क्लियर भी कर देते हैं। अच्छा, क्लियर क्यों करते हैं जी? कि सज़ा मिल गई उसको, ये हो गया, था कुछ ज़रूर कि सज़ा मिल गई। अब आपने बात की कि सिलेक्शन बाज़ दफ़ा जो है वो गलत हो जाती है, ठीक है, उसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। उसका रीज़न फेवरेटिज्म भी हो सकता है, लेकिन उसका रीज़न सिलेक्टर्स की नासमझी भी हो सकता है, ठीक है। तो आप खुद ज़ाहिर है आपको पता है कि अनएक्सपेक्टेडली पाकिस्तान टीम में आ गए थे, लेकिन खैर यू वर अ सक्सेस स्टोरी। आगे जाके आपके लिए आपका अपना कसूर नहीं था इसके अंदर कि आपको जल्दी सिलेक्ट कर लिया या विदाउट प्रॉपर फर्स्ट क्लास। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा बताइए, क्योंकि अब हमारे तक परेशानी है लोगों को कि यार इसको गलत खिला नहीं, दिया। मगर मैंने देखिए बोला, यहाँ उनसे पूछें जिन्होंने खिलाया था, मुझे उनसे पूछें। मगर देखिए ये एक्सेप्शंस हैं कि जो लोग वक्त से पहले आ गए और अच्छा खेल गए। अब यहाँ मुझे ऐसा लगता है, एक आउटसाइडर को ऐसा लगता है देख के कि कुछ ऑब्सेशन है यंगस्टर्स को लाने का। और स्पेशली अब तो आपने खुद PSL की 4 ओवर की बात की कि जी यहाँ से लड़के उठा के सीधे टेस्ट क्रिकेट में या पाकिस्तानी टीम में आ जाते हैं। इसके बरक्स हमने देखा कि ये नोमान अली और साजिद खान, अब ये तजुर्बेकार फर्स्ट क्लास बॉलर्स टीम में आए और इन्होंने आते ही पाकिस्तान को जिताना भी शुरू कर दिया। अब मेरा आपसे सवाल ये है, एक तो मैं ऑफ कोर्स आप लोगों से, क्योंकि आप भी स्पिन ट्विंस, लेफ्ट आर्म एंड ऑफ स्पिनर, तो एक तो ये कि नुमान और साजिद को थोड़ा सा आप लोग रेट कीजिए कि क्या आप नक्श नज़र आता है उनके अंदर, किस तरह के बॉलर्स हैं। और दूसरा ये सिलेक्शन की जो फिलॉसफी है कि रॉ यंगस्टर्स को ब्लड करने के आप लोग फेवर में हैं, या फिर जो पके पकाए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए, जैसे आपने कहा ना कि जब तक आप 40 ओवर नहीं करेंगे तब तक आप उस तरह से लर्न नहीं करेंगे। सो ये थोड़ा सा सिलेक्शन की जो फिलॉसफी है इसके ऊपर रोशनी डालिए। देखिए, पहले सॉरी इकबाल भाई, मैं एक चीज़ आपको बताऊं जी। बांग्लादेश गया मैं, टीम का जो है वो मैनेजर भी था और मैनेजर ही था और सेलेक्टर भी था। जब मैंने वहाँ गया ना तो उन्होंने बताया कि, मैंने कहा हम यहाँ पर, वो हमें एक मैच हरा के गए थे बांग्लादेश, हमने जाके वहाँ तीनों फॉर्मेट में उनको हरा दिया। हमने कहा क्या, कह रहे हमारी अंडर 16 जो है वो भारत गई हुई है और हमारी फला टीम वो कर रही है, यहाँ कौन सी टीम जा रही है? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कहाँ है। तो ये जो बात मेरा कहने का है, ये जो ग्रास रूट से जो गेम होता है उसी से टीमें बनती हैं। ये किसनी एकेडमीज लगती हैं? इसीलिए लगती हैं कि वहाँ पे ग्रूम किया जाए लोगों को। वो ग्रूम वाला खेल तो हमें नज़र ही नहीं आता। वो जिसको वो करते हैं वो ठक से अंदर आ जाता है। अब वो 2 आदमियों की आपने बात की, उसमें एक नुमान की बात करता हूँ जी। वो क्यों सक्सेसफुल है? इसलिए सक्सेसफुल है कि वो क्लब क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतनी बॉलिंग करता है,
इतनी बॉलिंग जी, करता है कि आप ना पूछे। मैं हैदराबाद का कोच भी रहा हूँ, इसलिए इसी तरह वो लड़का, उस लड़के में थोड़ी सी प्रॉब्लम जो मुझे नजर आई थी साजिद में जी। वो ये नजर आई थी जब इसको लिया था। मुझे तो हैरत है, मैं देखें कहने पे ब्लेम गेम नहीं, आप इतने ग्रेट हो सकलैन साहब, आप मुझे एक बात बताओ, उसको आपने जैसे ही इन्होंने बाहर किया आप लेके नहीं गए उसको बांग्लादेश। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी, मैं बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम थी। उसका फ्रंट लेग जो है ना वो बैंड हो जाता था, मतलब बॉडी गिर जाती थी हैं, और फिर वो यहाँ से बॉल कर देता। तो भाई उसको थोड़ा सा बताओ, इस एज के हिस्से में नहीं है कि आप बहुत कुछ करें, उसको थोड़ा थोड़ा ट्यून करें। टर्न कर सकता है, वो सब कर सकता है, लेकिन आप उसको उठा के बाहर कर देते हैं। मतलब इग्नोर नहीं करें। अंडर 19 का लड़का 7 बेग मेरे साथ गया और वहाँ उसने बड़ी परफॉर्मेंस दी। वो अभी 1000 रन उसने बनाए अपनी ये अभी फर्स्ट क्लास जी, जी, 1000 रन में। जी इकबाल भाई, रॉ यंगस्टर या फिर एक्सपीरियंस्ड फर्स्ट क्लास स्पिनर सच एज नोमान एंड साजिद? देखिए, आपके फॉर्मेट्स 3 फॉर्मेट्स हैं जी T20, वनडे और टेस्ट मैच। जी T20 इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, ठीक है, इस लिहाज से कि उसमें सिर्फ 4 ओवर है। उसमें वो बॉलर चाहिए होगा जो यूनिक हो, जिसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, या जो इतना तजुर्बेकार हो कि वो प्रेशर को बैट्समैन के जब स्लॉगिंग हो रही हो तो उसको हैंडल कर सके। बेसिकली वो क्रिकेट तो स्लॉग की है ना जी, ज़्यादातर। अब ये सिलेक्शन कमेटी का ही काम होता है मेरे हिसाब से कि वो इस चीज़ को देखे कि यार मुझे कुछ सिलेक्शन में यूनिक प्लेयर चाहिए जिसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स फैक्टर हो, जिसको मैं इस्तेमाल करूं और वो हमारे लिए जीत का बाइस बने। वो एक्स फैक्टर जो है वो बॉलिंग में तो ये होता है कि दूसरा या ट्रिकी बॉलर जैसे आपका अबरार हो गया, ठीक है ना, ये एक्स फैक्टर है। ऐसे ही आपको राइट आर्म लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर में आजकल रिस्ट स्पिनर जैसे कहते हैं अकरम और वसी, वो क्या नाम, सुफियान वो मुस्तकीम, सुफियान मुकीम, ये 2 बॉलर है। ये 2 बॉलर को मैंने खेलते हुए देख लिया। मैं उस दिन से कह रहा हूँ हर जगह बैठ के कि ये आपका एसेट्स हैं, खुदा रहा इन दोनों को अलग से रखिए और इनको ट्रेन कीजिए, इनकी लाइनें पक्की कराइए। ये यूनिक बॉलर है, क्योंकि रिस्ट स्पिनर कितने हैं दुनिया में, बहुत कम, लेफ्ट आर्म जी बहुत कम है, इक्का दुक्का ही है, और ये आपको मैच विनिंग बन सकते हैं। इनके ऊपर थोड़ी तवज्जो दें, एक आध मैच में अगर मार खा भी है तो कोई बात नहीं, इनको कंसिस्टेंसी के साथ खिलाएं। राशिद को अभी तक खिला ही रहा ना इंग्लैंड, तो ये हम भी इन बच्चों को, तो हम जब इनको ये तैयार करेंगे तो एक यूनिक एक एक्स फैक्टर टीम में आएगा। इसी तरह से बैटिंग में बॉलिंग में आपने देखिए, बैटिंग के अंदर आप वो जो लड़का है, मैं नाम मुझे फरहान, साहिबजादा फरहान, वो एक लड़का अच्छा मिला है आपको। एक और लड़का है, उसका नाम भूल रहा हूँ, वो 2 बच्चे अच्छे मिले हैं आपको, जो ओपन भी कर लेते हैं, नीचे भी खेल लेते हैं, बीच में भी करते हैं। तो ऐसे जो प्लेयर्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा और थोड़ा थोड़ा देते हैं, उनके ऊपर तवज्जो दें ताकि उनकी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी बढ़ जाए। ठीक है, तो अगर उनकी कंसिस्टेंसी नहीं बढ़ेगी तो फिर वो करेंगे, एक मैच में करेंगे, 3 में नहीं करेंगे, एक मैच में करेंगे, 3 में नहीं करेंगे। साइम अयूब को अगर खिलाना ही है आपने तो भाई उसको ऑफ साइड का, ऑन साइड का, ये एक लेग साइड को छोड़ के इसको तवज्जो देने की बजाय इधर तवज्जो दिलवाएं उसको, सामने साइड पे, फ्रंट ऑफ द विकेट, ताकि वो और सिंगल भी ले, चौका भी मारे, इसको कुछ भी करना है वो करे इसके अंदर, और वेट करे अपने जो इसका बेहतरीन शॉट है वो तो अपनी जगह है, वो तो उसमें तो वो महारत है उसको, मगर अगले जो साइड हैं उनके ऊपर काम करें। तो मैं समझता हूँ कि T20 का अमल जो है ना वो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, और आपको बैटिंग अब थोड़ी सी बेहतर हुई है नंबरिंग वाइज, इनका ओपनर तो 4-5 नंबर तक तो सेट हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मोस्ट प्रोबेबली इनको बीच में एक प्लेयर की सख्त ज़रूरत है जो उस मिडिल में आके वो काम करे। अब्बास आफरीदी सर, जो भी मैं नहीं जानता, तो आप ज़्यादा डोमेस्टिक को फॉलो करो, मैं पिछले 6 महीने से वाइफ की वजह से मैं नहीं कर सका हूँ। तो ये, और वो हमारा नवाज जो है जी, उसने आप देखिए कि एक सीज़न आपने उसको बाहर किया है,
उसके बाद उसने आकर उसने रियलाइज़ किया कि यार मैंने अगर खेलना है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। ही स्टार्टेड बॉलिंग वेल, ही स्टार्टेड बैटिंग वेल। बिल्कुल ऐसे ही। मैं उसको बहुत क्रिटिस करता था, मैं उसको क्रिटिसाइज करता था, मगर ही प्रूव मी रॉन्ग, ही केम बैक वेरी वेरी स्ट्रांगली एंड आई लाइक दैट। यही चीज़ इंसान को होना चाहिए कि फाइट बैक करके आप अपनी जगह बिल्कुल, बनाएं, बिल्कुल। ठीक है ना। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, उनको ये रियलाइज़ कराओ कि अगर तुम्हें खेलना है तो ऐसे नहीं चलेगा। बस हमने इंट्रोड्यूस करा दिया आपको, ठीक है, लेकिन अब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ आप कम बैक करने की कोशिश करो मेहनत और करनी मेहनत पड़ेगी, जैसे करते आपने कहा। तो ये Exactly. T20 का तो मामला ये है। वनडे जो है उसमें थोड़ा आपको टाइम मिल जाता है, तो आपको वो प्लेयर जो दोनों साइड पे बेहतर खेल सकते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं। जैसे बाबर टाइम लेता है शुरू में सेट होने में, उसके बाद फिर वो खेलता है। तो अगर बाबर स्विच ओवर करता है फ्रॉम T20 टू वनडे तो इज़ नो हार्म डन मेरे हिसाब से, अगर वो इफ इज़ विलिंग टू डू दैट। और टेस्ट मैच में भी इससे एक लेवल ऊपर चले जाएं तो आपको प्लेयर आ जाते हैं। फिर इनको तो वनडे और टेस्ट मैच की टीम को तो डिस्टर्ब करना भी नहीं चाहिए। एक बार की सेट करके एक ब्लॉक बना ले, 25-25 लड़कों का 16 तो ऐसे होंगे जो हर वक्त तैयार होंगे, बाकी बैकअप में होंगे। और बैकअप भी ऐसा हो कि आप कहें कि हाँ जी ये हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जब तक आप स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे आपको प्रॉब्लम आएगी। आपको लेफ्ट आर्म स्पिनर, ये जो 2 बच्चे हैं इन्होंने तो आपको अभी मुश्किलात में काम दे दिया है, मगर वो ज़्यादा लंबा चलने में आपने खुद बता दिया कि हमारे दूसरे फॉर्मेट के लिए वो ठीक नहीं है। तो इसका मतलब है यू नीड समबडी जो इनकी जगह पे खेले, और आगे फ्यूचर के लिए तो प्लान चाहिए ना आपको। तो ये करें। और अब सीरीज़ में, होम सीरीज़ में एक आध मैच के अलावा ज़्यादा टर्निंग विकेट से परहेज़ करें, ऐसी अच्छी विकेटें बनाएं जो दोनों को पहले 3 दिन फास्ट बॉलर को शूट किया, फिर आखिरी के 2 दिन पहले ऐसे ही होता था, एक आध विकेट होती थी जो ज़्यादा टर्नर होती थी। बाकी कोशिश ये करते थे कि यार आपके पास राइट आर्म लेग स्पिनर अभी है नहीं, एक वो अपना शादाब था, वो भी मेरे ख्याल है कोई इतना ज़्यादा वो नहीं क्या चल रहा। अब प्रॉपर आपको राइट आर्म लेग स्पिनर चाहिए टेस्ट मैचेस के लिए भी और वनडे के लिए भी। तो वो ढूंढें, उसको तलाश करें, 2-3 लेके उनको कैंपों में डालें, उनको ट्रेनिंग करें फिज़िकली और टेक्निकली, जो अच्छे लोग हैं, और अच्छे कोचेस को रखें। प्लीज़ नौकरी देना बंद कर दें यार। नौकरी अच्छी बात है, उनको किसी और चीज़ में लगा दें, रेफरी बना दें, दूसरी जगह लगा दें, लेकिन जो शोबे जहाँ टेक्निक की ज़रूरत है वहाँ प्लीज़ वही लोग रखें जो इससे काबिल। और नहीं है तो बाहर से, जब आप ले ही रहे हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप, इंडिया ने भी किया था ना, लिली को नहीं लिया था बाहर से, उनके पास फास्ट बॉलर नहीं था तो उन्होंने लिली को लिया। फिर और बहुत सारे रॉडनी मास जाके काम करके आया। तो ऐसे हम भी ये कर सकते हैं कि अगर इन्वेस्ट करना ही है, आप ज़रूरी नहीं कि आप ऑस्ट्रेलिया से लें, इंग्लैंड से लें। अगर आपको कोई अच्छा स्पिनर मिलता है श्रीलंका से तो श्रीलंका से ले लें, और अगर कोई और न्यूजीलैंड से मिलता है वो ले लें। सस्ते यानी प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं, ऐसे तो नहीं है, मगर ये ज़रूरी। और PSL को आप फोकस नहीं करें। PSL तो एक कमर्शियल वेंचर है, वो करें बिल्कुल, उसको अच्छे से अच्छी होनी चाहिए, नो डाउट, मगर उसमें जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको डायरेक्ट ये टिकट नहीं दें कि आप उनसे निकालें, उसको ले जाएं अपने प्रोसेस में, ले जाएं, ताकि लोग अब PCB के प्रोसेस के ऊपर भरोसा करें, ना कि PSL के प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, तो ये मेरी गुजारिश है। तो बेसिकली आप भी इस फेवर में है कि फॉर्मेट स्पेसिफिक सिलेक्शन होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, आप खुद ज़ाहिर है टेस्ट मैचेस में तो आपका बहुत ही सक्सेसफुल करियर रहा, 50 टेस्ट, 171 विकेटें, लेकिन वनडे आपने ज़्यादा नहीं खेले। ऑफ कोर्स यही फिलॉसफी थी कि शायद आप ज़माने में वनडे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं थी और वो उतना वो भी था। बिल्कुल, मगर मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या आप इस फेवर में हैं जो, अब जैसे मैं मिसाल वर्ल्ड कप की देता हूँ, 2023 का वर्ल्ड कप, इंडिया इज़ नोन टू बी अ स्पिनर्स पैराडाइज, ठीक है। सो क्या हर्ज है, क्योंकि हमने जितने भी पहले देखा, इमरान खान साहब खुद भी अब्दुल कादिर को और तौसीफ भाई को खिलाते थे वनडे, राइट, एज एन अटैकिंग ऑप्शन अब्दुल कादिर थे। अब इंडिया आप जाते हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए, मुझे ऐसा लगता है सिलेक्शन में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि शायद लिमिटेड ओवर्स की जब बात आती है, वाइट बॉल की जब बात आती है, तो सिलेक्टर्स जो है वो ऑलराउंड एबिलिटी देखना शुरू हो जाते हैं कि जो बैटिंग भी कर सकता हो, जो बॉलिंग भी कर सकता हो। हालांकि हमने देखा है कि स्पेशलिस्ट वनडे में, T20 चले मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि वो एक चले ऑलराउंडर्स की गेम है, लेकिन इंडिया में एक वर्ल्ड कप हो रहा है इतना बड़ा, और उसामा मीर और शादाब खान को, आप उसामा मीर को तो खैर मैचेस भी शायद ज़्यादा नहीं मिले वहाँ,
बट जैसे हमने नुमान की बात की, इवन आसिफ आफरीदी 38 साल 39 साल की उनकी उम्र है, तो इस तरह के स्पेशल स्पिनर्स की जगह क्या वनडे में, और स्पेशली जहाँ हेल्पफुल अगले साल T20 वर्ल्ड कप भी सब कॉन्टिनेंट में होने लगा है, सो डू यू थिंक कि ये ऑलराउंड एबिलिटी देखनी चाहिए लिमिटेड ओवर्स में, या स्पेशलिस्ट्स की जगह है? देखिए, स्पेशलिस्ट की आप एक आध बॉलर की ज़रूरत हो। अब मैं मान लेता हूँ आपकी कि चले भाई अगर श्रीलंका मैचेस हैं और अगर वहाँ पे विकेट स्लो हैं या वो ऐसे हैं, तो वो एक आध स्पिनर होता है ना। तो आप ऐसे स्पिनर को चूज़ करें जो यूनिक हो, जिसके अंदर कोई आपके पास अबरार मौजूद, अबरार को फुल इस्तेमाल करें ना यार। आप चूज़ करके उसको 2 मैच खिलाते हैं, फिर 2 मैच बाहर बैठा देते हैं, 2 मैच खिलाते हैं, फिर बाहर, ये नहीं करें उनको। ये बॉलर देखिए, स्पिनर जो है ना वो बड़ी मेहनत से बनता है। स्पिनर जो है वो फास्ट बॉलर के पास ताकत है ना सर, वो अपना ताकत का इस्तेमाल करता है और पावर दिखाता है 4 शॉट वाले करके, और वो डरा भी देता है, धमका भी देता है। इनके पास तो कुछ धमकाने वमकाने वाला कोई काम नहीं है, इनके पास तो टेक्निक है और लर्निंग है, और वो रीड करना जानता है। अगर बैट्समैन की वीकनेस को तो वो पकड़ लेगा उसको आराम से। अगर वो समझता है कि यार ये कोई ऐसा है कि ये अगर निकल के खेलता है तो मैं अपना ट्विक करूं तो शायद ये अदर वे राउंड चला जाए और ये आउट हो जाए, वो इसमें भी कामयाब है। शकलेन का दूसरा देख लीजिए, अबरार साहब को देख लीजिए, अब्दुल कादिर जो था वो आउटस्टैंडिंग बॉलर था। देखिए, हमने बात की है, बाबू जी जो थे वो अपना उनका एक औरत था, वो उस ज़माने में राइट आर्म लेग स्पिनर कहीं नहीं था दुनिया में, और ये वाहिद बॉलर था जिसने पूरी धूम मचा दी थी कि वो खिलाते ही नहीं थे लोग राइट आर्म लेग स्पिनर को। पीटर स्लीप आता था, मार खा के चला जाता था, मगर इसने आके ये चेंज किया, तो उसका क्रेडिट तो मैं समझता हूँ कि उसी को जाता है। उसने बहुत मेहनत से पाकिस्तान का लिए खिदमत की है। हाँ, ये ज़रूर है कि एट टाइम सम टाइम वो तो हर बॉलर होता है, मैं भी कभी कामयाब होता हूँ, कभी तौसीफ भाई भी कामयाब होते हैं, कभी हमें ही मार पड़ जाती है, कभी उसे मार, वो एक अलग चीज़ है, स्ट्रैटेजी बात है। उसको काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 7 लेफ्ट आर्म बैट्समैन खिला दिए, ये उनकी जहानत थी ना सर। तो ऐसे ये मैं भी चाहता हूँ कि हमारे कोचेज़ या हमारे प्लेयर जो है ना वो अपनी जहानत से खेलें, ना कि सिर्फ इसलिए खेलें कि यार मैं छक्के बहुत अच्छे मारता हूँ। छक्के मारने वाला होना चाहिए, लेकिन वक्त की नज़ाकत के साथ छक्का लगना चाहिए, और किस जगह लगना चाहिए, कहाँ स्कोर बोर्ड को देखो, रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, यही कोचिंग है ना, यही सिखाना है। अब इनको ये तो नहीं सिखाना कि स्पिन कैसे होती है और क्या होती है, इनको ये सिखाना है कि गेम प्लान के मुताबिक कैसे खेलना है आपने, बिल्कुल, है ना। तो वो उसके लिए अच्छे कोचेज़ की ज़रूरत है जो ऐसे खेल चुके हों, जिनको ये पता हो कि यार इस मौके पर मुझे ऐसा गेम खेलना है, खिलवाना है इनसे, तो वो वही बनाएगा ना प्लान। वो ऐसे कोचेज़ ढूंढे जाएँ, अच्छे लोगों को। सिलेक्शन कमेटी स्ट्रांग होनी चाहिए। आई स्टिल बिलीव कि वो जो कप्तान के साथ डिबेट करे, कोच के साथ डिबेट करे कि आपको क्यों चाहिए, अगर तौसीफ भाई चाहिए तो क्यों चाहिए, क्या वजह है ना। आपके पास एक लेफ्ट आर्म है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारी फास्ट बॉलिंग हमारा ज़्यादा इन्हिसार है, तो वो फिर कन्विंस करेगा उसको कि नहीं सर ऐसा है, ये है वो, जो डिबेट का तरीका का। तो उसके बाद अगर वो समझता है सेलेक्टर कि हाँ ये सही कह रहे हैं तो उनको दे दिया जाए, और नहीं समझते तो उनको अपनी राय दी जाए, और फिर उसके बाद डिबेट करके और फिर कंसेंसस से फैसला किया जाए। तो ऐसा होगा। अभी होता क्या है कि अभी मैं तो क्योंकि थोड़ा आउट ऑफ क्रिकेट से अभी फ़िलहाल, तो मुझे ये जज करने में बड़ी मुश्किल आ रही है जब मैं देख रहा होता हूँ कि यार ये सिलेक्शन की तरफ से क्यों ऐसा हुआ कि इसने इसको ले लिया, उसको नहीं लिया, इसको लिया, उसको नहीं लिया। तो नज़र आता है कि यार ये बगैर वो कोई ऐसा जो प्लान है वो डिस्कस करते नहीं है आपस में। सिलेक्टर्स भी मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत करना चाहिए उसके ऊपर, और टीम टू टीम अलग होता है सर। हर जो टूर पे टीम आती है, न्यूजीलैंड आएगी तो उसकी स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी, आपको वैसे डिफरेंट काम करना है। इंडिया आएगी तो उसके साथ अलग आपने काम करना है। अगर आपने पाकिस्तान से बाहर जाना है तो आपको अलग करना है, आपको इंतज़ाम अलग। इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है और बहुत सारे ऐसे और अवेलेबल हैं जो वो ये काम कर सकते हैं, मगर ये ज़रूरत है इस बात की। अब ये ऐसे नहीं चलेगा कि आप वो जिसने अभी रिटायरमेंट हुआ है और उसको आप आके बना देते हैं, दिस रॉन्ग। ये काम बहुत जिम्मेदारी का है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें टैलेंट चाहिए, तो टैलेंट कौन सेलेक्ट करेगा? ये लोग तो खेल रहे होते हैं अंदर ग्राउंड के अंदर। जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में टैलेंट है उसको कौन देखेगा? उसको ये छोटा मोटा बच्चा तो आपस में ताल्लुकात है, सलाम दुआ है, वो तो किसी का भी नाम ले लें आप। जब तक कि कोई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं जाएगा वो नहीं करेगा। आमिर सुहेल है, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, मतलब मैं नाम दे सकता हूँ जो अभी मौजूद है, जिनको फील्ड के अंदर
देखने जाना चाहिए, देखें वहाँ से सेलेक्ट करें, उनको एकेडमी में लाएं, एकेडमी में ट्रेन करें, ग्राउंडों के अंदर ट्रेन करें, मैचेस खिलाएं। एक 24 आवर्स काम क्रिकेट के ऊपर होगा तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह चाह बेहतर हो जाएगा। इंशाल्लाह। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना तौसीफ भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इकबाल भाई ने बात की अब्दुल कादिर की भी और लेग स्पिनर की बात की, शायद आपके टेस्ट क्रिकेट में हमारे पास नहीं, लेकिन ओवरऑल मैं तो ग्लोबली ये फिनोमेना देख रहा हूँ। जैसे एक ज़माने में एक नॉवेल्टी थी कि लिमिटेड ओवर्स में, उस वक्त T20 तो होती नहीं थी, कि आप लिमिटेड ओवर्स में लेग स्पिनर को खिलाएं, नॉवेल्टी थी। अब आज आप अगर देखें तो सारे लेग स्पिनर, राशिद खान, एडम जैम्पा, रिशाद हुसैन, आदिल रशीद, जितने भी इस तरह के अच्छे लेग स्पिनर हैं, वो सब लिमिटेड ओवर्स खेल रहे हैं। और टेस्ट मैच में आपको सिर्फ फिंगर स्पिनर नज़र आ रहे हैं, नेथन लायन हो गया, या ये जो इंग्लैंड का शोएब बशीर हो गया, इवन पाकिस्तान। सो ये कैसा चेंज है कि इस वक्त हमें राइट आर्म लेग स्पिनर टेस्ट क्रिकेट में नज़र नहीं आ रहे, सारे लिमिटेड ओवर्स में नज़र आ रहे हैं, और इधर टेस्ट क्रिकेट में जो है वो फिंगर स्पिनर जो है वो। देखिए ना, कादिर भाई की जो ऐसे बात की ना, वो वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए था, वो मुझे अंदाज़ा है कि वो गूगली आदमी बताते हैं कि यहाँ से करते हैं, यहाँ वो इस जगह से भी गूगली कर देता था। मतलब एक एक्स्ट्रा वो था, और ज़ाहिर है उस टाइम में गोरों को भी और कई टीमों को समझ ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है हमारा। मैंने रैंडल को तो फूंके मारते देखा है कि भाई क्या करूं, दो इधर लग रही हैं, दो इधर लग रही हैं, इस तरह की। देखिए, ये T20 ने हमारी ऑफ स्पिन को ख़त्म कर दिया, और मार भी बहुत पड़ती है। पार्ट टाइम ले आते हैं, इसको ले आए, उसको ले आए, ये ले आए। अगर आपके हाथ में टर्न नहीं है, और वो बेचारा क्या करेगा मुझे बताइए, 4 ओवर है, पहले ओवर से ही वो ये सोचने लगेगा कि अब इसने मुझे यहाँ मार देना है, अब मुझे ये मारता है। वो अपनी बिसात से ज़्यादा रन्स बचाने की कोशिश करेगा, और जिसे कहना चाहिए तेज करेगा, वो अपनी वो भूल जाएगा, जो उसकी वैरायटी है वो भूल जाएगा। इन लोगों में ये है कि ये जब करेंगे ना, और फिर विकटें इनको ज़्यादा मिलती हैं। अब पार्ट टाइम में तो ऑस्ट्रेलिया की भी 1-2 ऑफ स्पिनर आते हैं, वो ले जाते हैं आन के, क्योंकि 1 विकेट ऊपर से अगर ले ली और 2 पीछे जाके 3 ले ली तो फिर मैन ऑफ द मैच हो गए जी। ये सारा से। लेकिन वो जो आर्ट है ना, वो आर्ट रहा नहीं अब, और इस 20 ने उस आर्ट को ख़त्म कर दिया, ख़ास तौर पे ऑफ स्पिन। ऑफ स्पिनर आप देखें, वो टांग रखते हैं, मारते हैं, उधर चली जाती है वो, ठीक है, लग भी नहीं है उनकी शॉटें। उल्टे जो ये शॉट तो जावेद भाई एक टाइम में खेलते थे, रिवर्स स्वीप खेला है उन्होंने, ये कोई नया शॉट नहीं है, लेकिन अब जा रही हैं कहाँ, बाहर जा रही हैं गेंदें। तो वो सब प्रैक्टिस है, होमवर्क करने का। तो स्पिनर के हिसाब से देखिए, मैंने नेथन लायन का इसीलिए कहा कि वो नहीं खिलाते, वो कहते हैं ये ऑल फॉल क्रिकेट, इसको नहीं, हमें वो वाली खिलानी है जो, और लूप के साथ करना। इससे पहले उनका एक और स्पिनर था, ऑफ स्पिनर था, और कई टीमों में, इंग्लैंड में ऑफ स्पिनर थे। मतलब एक पता चलता था कि ऑफ स्पिन कर रहा है बॉलिंग, और उसका कैसे पता चलता है कि लाइन और लेंथ तो अपनी जगह है, पर उसके हाथ में टर्न भी है। अब मुरलीधरन को कहते हैं, मुरलीधरन के पास 2 वैरायटी, इतना ग्रेट। अब वो चकिंग और इसका आ गया, तो अगर हम कहें कि भाई चकिंग की अगर बात करते हो तो मुरलीधरन सबसे ज़्यादा चक मारता था, हैं, उसने मेडिकल दे दिया जी कि ये हो गया मेरे साथ, ओके। लेकिन उसमें वैरायटी क्या थी, वो क्या था, देखता था कि ये बैट्समैन है ना, वो ला के सबको यही है, ये बाहर बहुत अच्छी निकालता है, बहुत बाहर अच्छी निकालता है, जो हमारी लैंग्वेज, वो टक से एक ला के अपनी वैरायटी वो मारता है कि आन के आपकी बखियों में बॉल लगता है। अब बैट्समैन सोच रहा है ये कब मुझे ये वाला बॉल करेगा, कब क्या करेगा, हाथ उसका नहीं पकड़ पा रहा है, वो आ रहा है ऐसे स्लो, हाथ भी ऐसे रखा हुआ है, मतलब आप टर्न करना ही भूल गए। अब मुझे हैरत की बात है, आपके इतना ग्रेट बॉलर अजमल नॉर्मली इससे ऑफ स्पिन होती है, वो इससे करता था, इस फिंगर से, क्योंकि मैं काफ़ी उसके साथ बात की है मैंने, और हकीकत यह है कि मैं ही सल्लू भाई को कह के और सलीम जाफ़र को कह के उसको एंटर कराया था। ये तो उसको खिलाने के लिए तैयार भी कोई लोग नहीं थे कैंप में। वो इस फिंगर से ऑफ स्पिन कर रहा है। मैंने कहा यार कहाँ से होगी टर्न भाई, यहाँ से कर रहे हो तो कैसे होगी, इससे करो। लेकिन उसका था ही नहीं, क्योंकि उसका जो बाहर निकालने का था ना, वो इस तरह उसकी जो है ना आर्म ऐसे चला जाता था। उसमें अगर वो ऐसे भी मारता था ना, तो वो इसी फिंगर से मारता था, तो वो टर्न। आप अगर इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आप कहो जी टेस्ट मैच के हमें
स्पिनर ऐसे बनाने हैं कि वो वाले हैं, तो फिर आपका है, वरना ऑफ स्पिनर का शोभा ऑलमोस्ट तो ख़त्म ही कर दिया है इन्होंने। और इस 20 ने तो, अब वो 16 साल वाला भी खेल रहा है, जी हाँ। वो भी सब खेल रहे हैं, उनको ये भी सिखाया जा रहा है। अरे भाई, सीखने की चीज़ें सिखाओ ना। तो आपका कहने का मकसद है कि एडवाइजेबल ये है कि अगर आपका कोई टेस्ट मैच का ट्रम्प कार्ड है तो उसको आप टेस्ट मैच में तक महदूद रखें, ताकि T20 में जाके उसकी बॉलिंग ख़राब ना हो और वो कल को टेस्ट, आई थिंक मे बी आश्विन कुड बी अ एक्सेप्शन जो दोनों फॉर्मेट्स में अच्छा था, बट अदरवाइज आप सही कह रहे हैं, ना लायन को ये लोग खिलाते हैं T20, और इसी तरह दुनिया के और भी दीगर स्पिनर्स हैं, हमारे अपने नुमान अली और जी, साजिद, जिनको नहीं खिलाया जाता T20। तो आई थिंक एक तरह से देखा जाए तो शायद समझदारी का ये नहीं, फैसला ये है। तो ना खिलाने की ये वजह नहीं है कि उनको यूं नहीं खिलाए। पल भाई ने बताया ना कि भाई क्यों ऐसे हैं क्या आप उनको नहीं ले जा सकते कहीं? क्या पहले स्पिनर्स नहीं खेलते? मैं 70 वनडे खेला हूँ, तो वजह थी ना कोई, या तो कप्तान साहब की वो थी, उन्होंने मेरे को कह दिया था कि भाई यहाँ रिस्ट्रिक्ट हो जाओ, मैं तुमसे चाह रहा हूँ तुम रन मत देना। अच्छा, मेरा स्टाइल भी कुछ ऐसे ही था, इकबाल भाई को बता के थोड़ा क्विक करने वाला, लेकिन मेरे हाथ में टर्न था, इन लोगों के हाथ में टर्न ही नहीं है। पहले ही उससे उठा के ये जो है ना पथराव। अच्छा, फिर आम का भी आना किस तरह आप करने जा रहे हैं, किस तरह ये अभी ये पोजीशन होती है ऑफ स्पिन करने की, तो कहाँ जाएगी? वहाँ फेंकना है आपने या यहाँ फेंकना है बीच में? तो ये ग्रिप वगैरह भी देखें ना, क्या एक्शन था यार हमारे ग्रेट प्लेयरों का, खुदा की कसम। आदमी लूप के साथ, और हमें नहीं लगता था, हमें बोथम ने मारा, हमें विवियन रिचर्ड ने मारा, हमने आउट भी किए। इकबाल भाई, थोड़ा सा मवाजना कुछ स्पिनर्स का करें, क्योंकि आपके और अब्दुल कादिर साहब के दौर के बाद मेरे ख्याल है हर दौर में पाकिस्तान का एक स्पेशलिस्ट स्पिनर जो है वो आगे आगे रहा, जो फ्लैग बेरर कह सकते हैं। मुश्ताक अहमद आए, मुश्ताक जिन्होंने 92 का वर्ल्ड कप भी आपको जिताया, फिर सकलैन का दौर आ गया, उन्होंने कई साल लीड किया स्पिन अटैक को। फिर सकलैन के बाद दानिश कनेरिया ने कुछ 250 विकेटें ली, उसके बाद सईद अजमल, अब्दुलरहमान तो बहुत थोड़े अरसे के लिए थे, और उसके बाद फिर यासिर शाह का दौर था, और अब नुमान और साजिद। तो ये जो 4-5 स्पिन बॉलर्स जिन्होंने अपने अपने दौर में पाकिस्तान के स्पिन अटैक को लीड किया, इनको किस तरह से किधर रेट करेंगे? कैसे सबसे बेहतर कौन था इनमें से और क्यों? देखिए, मैंने तो आपको पहले ही बताया कि अब्दुल कादिर से राइट आर्म लेग स्पिनर में अच्छा बॉलर मैंने नहीं देखा। सकलैन अपने मुश्ताक जो था, एक तो उसकी हाइट छोटी थी मगर स्टिल ही मैनेज टू गेट विकेट्स। तो दानिश कनेरिया वो भी लर्निंग से था, लर्न कर कर के वो सीखा है, मगर नेचुरल टैलेंट जो था वो सबसे ज़्यादा अब्दुल कादिर में था, क्योंकि उसकी जो बॉलिंग थी उसको ये पता होता था कि इन्होंने कौन सा बॉल करना है और इस बैट्समैन ने कैसे खेलना है। देखिए, इंपॉर्टेंट बॉल तो आप कर देंगे, मगर ये मालूम होना चाहिए कि ये अगला बैट्समैन जो है ये खेलेगा कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये मेरी आंखों देखा हाल है। इंग्लैंड में काउंटी मैचेस के अंदर जब वो गेंद करता था तो मैं मिड ऑन पे खड़ा होता था, तो ये गेंद करता, वो बीट होता तो हंसता था मुड़ के ना। तो मैं एक दिन उससे कहा, मैंने कहा तुम ये क्या, तुम बदतमीजी है तो यार, तुम बीट भी कर रहे हो, तुम हंसते भी हो। कहता मैं इसलिए नहीं हंसता हूँ, तो देख अभी रुक जा, अभी मैं ये इसको एक ओवर करूँगा, ये इस ओवर में ये इंशाल्लाह से डंडा ही उड़ाएगा। तो हुआ यही, 4-5 बॉल पे उसने गुगली की, तो वो कवर ड्राइव खेलने गया, बोल्ड हो गया, तो फिर बैठ गया वहीं हंसने लगा। तो मैंने कहा यार ये ना कर, बुरी बात है, ये तो आदमी बेइज्जती कर रहा है, तुम्हें आउट करके भी हंस रही हो। तो मकसद कहने का ये कि वो इस बात पे नहीं हंसता था कि मैंने आउट कर दिया, वो इस बात पे हंसता था कि यार जो मैं सोचता हूँ वो वही गलती कर रहा है। तो वो उसमें तो वो ही वॉज अ ग्रेट बॉलर, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान ने जितने अभी राइट आर्म लेग स्पिनर प्रोड्यूस किए उसमें ही वॉज द नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि जितने स्पिनर्स आए ना, उन्होंने सबने अपना रोल प्ले किया है। मैं इनको ये कहूँगा कि ये मैं दानिश कनेरिया को डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा बॉलर था, उसने अपना जितने देर खेला, जैसे हम लोगों ने अपना रोल किया, तौसीफ ने किया, ऐसे ही उन्होंने भी किया, ऐसे ही मुश्ताक ने किया। मगर आउटस्टैंडिंग अगर ये कहेंगे कि उस दौर में, जिस दौर में राइट आर्म लेग स्पिनर को कोई आदमी नहीं खेलता था, उस ज़माने में ये डेयरिंगली इसको ये टेस्ट मैच में खेलता था, वनडे भी खेलता था, एंड ही परफॉर्म वेल। इसकी विकेटें बोल रही हैं, इसकी सब चीज़ें बोल रहे हैं। और इंग्लैंड ने उसकी बाकायदा डॉक्यूमेंट्री बनाई, क्योंकि मैं उसका रूममेट होता था, मेरे से बड़े अच्छे उसके मरासिम थे, तो वो मुझे बताता था कि मेरी डॉक्यूमेंट्री के लिए मुझे इतने 1000 पाउंड दे रहे हैं, तो मैंने अभी मना कर दिया है।
मैं टेस्ट मैच के बाद ये जो सीरीज़ हो जाएगी उसके बाद करूँगा, वरना ये फिर कोई निकाल लेंगे इसमें से गलती। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़े ऑनर की बात है और अच्छी अच्छी उसकी मेहनत रही है। और बाकी लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अंदर तो अभी जो आपका लड़का है नुमान अली, वो अच्छा है, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक्सपीरियंस है। वाई इज़ गुड बिकॉज इसके पीछे कम से कम 10-15 साल की फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। केरल से खेला है, हैदराबाद से खेला है, तो इसका अच्छा अपना एक रुतबा है। साजिद का भी ऐसा ही है कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट और क्लब क्रिकेट खेला हुआ, तो वो एक्सपीरियंस की वजह से, हालांकि एज वाइज देखा जाए तो उनको एडवांटेज नहीं है, मगर स्टिल वो आपका काम कर दे रहे हैं। आपको मैच जीतना था वो जीत के दे रहे हैं, आपको वो मुश्किल सीरीज़ होती है वो निकालना है। तो उस ज़माने में जब पाकिस्तान बहुत ज़्यादा हार रहा था, रेस्क्यू इन्होंने किया। तो इनको मेरा ज़ाती ये ख्याल था कि साजिद को आप अब आगे इस्तेमाल कर सकते थे एज ए ऑफ स्पिनर। वो किसी टूर पे भी वनडे में इसमें उसमें आप खिला लेते तो उसको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाती। एक आध टूर नुमान अली को भी करा देते हैं। देखिए ये इंकरेजमेंट होती है ना। अब इसको, अब ये अपने ही किए को हम नफ़ी कर रहे हैं कि वो 22-23 विकेट ले रहा है एक सीरीज़ में, सीरीज़ बाय सीरीज़, और हम उसको आगे कंसीडर ही नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है ये पर्टिकुलर विकेट के लिए बॉलर है। तो वो फिर अच्छा, ये फिर उसको आप कैसे रेट करेंगे? दुनिया भी नहीं रेट करेगी। तो इसको इनको हम बगैर खिलाए कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो यार ये कामयाब नहीं होंगे, वो नहीं, उनको एक आध टूर ज़रूर कराना चाहिए था, ठीक है ना। तो ऐसे ये तो अभी जो ये मुकीम और अकरम है, इनको दोनों बच्चों को भरपूर तवज्जो दें। आप यकीन करें ये हमारा एसेट्स हैं, ये ज़रूर करेंगे। और ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर, ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिनर सीज़न में जो लड़के अच्छे कर रहे हैं उनमें से 3-4 को लेके जो मोस्ट टैलेंटेड है उनके ऊपर काम करें। कोई सी बात नहीं, पाकिस्तान वंस अगेन कम बैक कर सकता है। अच्छा तौसीफ भाई, अब बात हो रही थी कि अब्दुल कादिर साहब को खिलाया उस दौर में कप्तान ने, तो थोड़ी कप्तानी की बात करते हैं। ज़ाहिर है आप लोगों ने कई कप्तानों के नीचे खेला, ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद, इमरान खान, आपने तो बल्कि आसिफ इकबाल साहब के नीचे भी खेला। सो इमरान खान के बारे में थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि कप्तानी को जब हम यानी कि कप्तानी को रेट करते हैं तो 2-3 चीज़ें आ जाती हैं उसमें। ज़ाहिर है ये आ जाती है कि कॉन्फिडेंस किस तरह का देता है वो अपने प्लेयर्स को, या बाज़ दफ़ा नेगेटिव साइड पे जाए तो फेवरेटिज्म की बात भी आती है, और फिर स्ट्रेटेजिक आपका जो भी एक सारा कॉम्पिटेंस है, प्रावस है। सो थोड़ा सा रेट कीजिए, क्योंकि कहा यह जाता है इमरान खान साहब के बारे में कि एक तो स्ट्रैटेजी में जावेद मियांदाद पे वो बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे। दूसरे फेवरेटिज्म की बात भी होती है कि जैसे अब्दुल कादिर का नाम लिया, या और इवन मंसूर अख्तर जैसे लोग थे जो कि परफॉर्म नहीं किया लेकिन इमरान खान के ख़ास फेवरेट्स में उनका शुमार होता था। सो किस तरह रेट करेंगे इमरान खान की कैप्टनसी को इन तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर? देखिए, जिसे कहते हैं ना डिसीजन मेकर, मतलब डिसीजन लेना, और कभी मान लेना किसी की बात, सुन सबकी लेना और अपनी करना, ये अपनी जगह है। देखिए इसमें 90% हाथ जो है वो जावेद भाई का, बिकॉज ऑफ जावेद भाई उनसे बहुत करो। वो ख़ुद भी कहते रहे हैं कई उसमें जगह पे कि जावेद तो जो है वो, और वाकई ब्रेन, क्योंकि एक दो किस्से ऐसे हैं जो अगर मैं सुनाऊं आपको एक किस्सा, तो जो गावस्कर के साथ किया है वो कोई भी नहीं करता। इंडियन टूर का ही वो मतलब आई मीन के उनका दोस्त भी था, वो सारा कुछ था। वो कलकत्ता में मैच नहीं खेलते, तो मैंने कहा कि मुझे आपके स्पाइक्स चाहिए। ग्रेटनेस की मैं बात कर रहा हूँ कुछ लोगों की। गावस्कर ग्रेट पर्सन है, तो मैंने को चाहिए, कर लेंगे। मैं कलकत्ता मैच नहीं खेलता यूँ कि वो मेरी वाइफ पे कुछ, इन्होंने हमें जो बाद में बताया कि ऐसा हुआ था, तो वो एक टेस्ट मिस किया था कलकत्ता का उन्होंने, और वो फिर दोबारा आए। अब जावेद भाई गली में खड़े हुए, मैं पॉइंट पे था। अब वो चलें, इतना फासला होगा जितना आप, या थोड़ा सा और पीछे होगा, तो एक आवाज़ आई मुझे पॉइंट पे कि हाँ भाई सुन नहीं रहे हो, इतनी आवाज़ दे रहा हूँ। मैंने कहा कौन आवाज़ दे रहा है? मैंने देखा, जी जावेद भाई। सुनते नहीं हो? मैंने क्या हुआ जावेद भाई? कलकत्ता नहीं आए थे खेले, इसलिए नहीं खेले कि वहाँ थोड़ी सीमिंग पिच होती है। अब वो और श्रीकांत पीछे ऑलमोस्ट पहुँच गए। अच्छा हाँ, अब हम तो ऐसे ही कर रहे हैं। कह रहे नहीं, अब यहाँ आएंगे, ये देंगे फ्लैट है, 100 कर देंगे। कैन यू बिलीव?
कि जावेद भाई ने खुद कैच किया है उसका गली के अंदर, तीसरी या चौथी बॉल वसीम अकरम की थी आई थी। तो बताने का मकसद ये कि आप माइंड से जब खेलते हैं ना तो वो देखने की चीज़ होती है। मतलब उन्हें पता है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, तो मैं बताऊं, श्रीलंका के खिलाफ वो मधोगाली खेल रहे थे, शॉर्ट लेग और सिली मिड ऑफ खड़े हुए थे, ये सिली पर खड़े थे, तो वो ऐसे खेले कि सामने ही गेंद गिर जाए, सामने ही गेंद गिर जाए। 1 ओवर 2 ओवर हो गया, उस सिली मिड ऑफ वाले को कहा इधर आओ यार, वो भी इधर आ। जावेद भाई के स्टाइल कुछ था जो लोगों को शायद पसंद ना हो, लेकिन यहाँ खड़े हुए, तीसरा बॉल उन्होंने वहाँ जहाँ गेंद गिर रही थी वहाँ से कैच उठा लिया। अब आई मीन के देखें, कहने का मतलब ये कि जावेद भाई जो थे वो मेन थे, डिसीजन बोल लेते थे और सुनते भी थे वो उनकी। और वही बेंगलोर टेस्ट मैच में पूरा, अगर वो अल्फाज में इस्तेमाल करना शुरू कर दूं तो कट कर देंगे आप। तो वो जावेद भाई ने अंपायरों को बहुत तंग किया, ऐसा किया जिसके नतीजे में सब पागल हो गए। खैर वो जो डिसीजन ख़राब दे रहे थे, इकबाल भाई की गेंद पे, मेरी गेंद पे भी एक आध दो हुए, बट जो रिजवान ने कैच किया इधर से उधर कैच किया उसका गावस्कर, वो भी नहीं गए, इसलिए अपने मुल्क की वो भी नहीं गए 2-3 दफ़ा मेरा ख्याल, आई थिंक वो आउट थे। तो उसमें जावेद भाई का, जहाँ हमारी क्रिकेट हमें आउट करने का क्रेडिट हमें जाता है, जावेद भाई को क्रेडिट जाता है कि वो पूरी टीम को डिस्टर्ब करके रखते थे और शोर मचा और सही कि मतलब। फिर उन्होंने क्या किया कि जो वेंगसरकर थे, मेरी गेंद पे बैट पैड और रमीज राजा ने कैच किया, मैं हुआ कैच, वो जावेद भाई तुम 2-2 बारी नहीं लेते तब तक खेल ही नहीं सकते, तुम्हारे साथ ये तुम्हारे। अब जावेद भाई अंपायर ये आ रहा था, वो वो कृष्णा कौन था अंपायर, वो देखें गालियाँ दे रहे हैं फलाना का, सॉरी मतलब बुरा भला कह रहे हैं, ये जावेद इमरान भाई जावेद नहीं करो। फिर क्या हो गया, जावेद भाई थोड़ी रुकने वाले। अब ये हो गया, ये गए मिड ऑफ की तरफ, तो मैं गुस्सा तो था ना, वो था, तो मैं अच्छा गए और पीछे वापस आए, ये नॉन स्ट्राइक पे था अपना वेंगसर का। कहने लगे तुम नहीं कहते इसको कुछ, तुम इसको कहो ये 2-2 बारियां लेता है और ये है और ये रन नहीं बनाता है, ऐसे ऐसे। अच्छा अब मैं समझा ये चले गए पीछे, तो मैंने उसके पास जाके, मुझे भी ज़रा वो हुआ ना, हालांकि मैं तो बोलता ही नहीं था, मैं जाके बोला, मैंने कहा आपको चला जाना चाहिए था, अब मुझे क्या पता मेरी मुसीबत पीछे खड़ी है, तुम इससे आप जनाब से बात कर रहे हो, इससे ये कहो, इससे ये कहो। तो कहने का मतलब ये, जावेद भाई को मैंने जितना मैं उनके साथ खेला, और यार आई थिंक क्लास अलग ही थी वो। अब आप उसको कुछ भी कह लें, लोगों को पसंद हो नहीं हो, डिस्टर्ब करना एक डिफरेंट। नहीं, मेरे ख्याल है इवन जावेद मियांदाद एज अ कैप्टन, उनका जो रिकॉर्ड था, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो आई थिंक मेरा ख्याल तो मैं तो जो है वो उनके मतलब नहीं भी कप्तान थे तब भी वो, और कप्तान थे तब भी, आई थिंक मैं तो उनकी कप्तानी में ही स्टार्ट किया था मैंने। तो बाकी सीनियर आदमी बता सकते हैं कि भाई वो ये और पहले से चल रहे थे कि। तो इमरान खान की खूबी क्या थी एज ए कैप्टन? देखिए, पहले तो सबसे पहली बात ये कि आपका जो क्वेश्चन है ना जी, वो है लीडरशिप के बारे में। पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि लीडरशिप के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, जी बिल्कुल रिक्वायरमेंट है। एक टीम को लीड करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो जो बंदा जिसने लीड करना है वो खुद इतना अच्छा परफॉर्मर हो कि वो टीम का इंटीग्रल पार्ट हो, नंबर 1। नंबर 2, उसका स्ट्रैटेजी बनाने का उसका जो माइंड हो वो उसमें काम करता हो, उसको सिलेक्शन के लिए आइडिया हो कि मुझे क्या टीम में रिक्वायरमेंट है, मेरी फास्ट बॉलर कितने चाहिए, स्पिनर कितने चाहिए, और विकेट टू विकेट फैसला करने की सलाहियत हो। अच्छा, फिर दूसरा ये कि उसका जो एम हो कि क्या मैंने जीतना है या सरवाइव करना है, ठीक है। और जब तक कि उसको इस चीज़ का वो नहीं होगा आइडिया कि मुझे जीत के लिए स्ट्रेटजी बनानी है तो वो डिफरेंट होगी, मुझे ड्रॉ के लिए बनानी है वो डिफरेंट होगी, ठीक है ना। अब ये 4-5 चीज़ें जो अगर आप रखते हैं, सिलेक्शन के ऊपर उसका कमांड हो कि यार वो जो फैसले करे वो बाइस नहीं होने चाहिए, अनबाइस्ड होने चाहिए,
और नीड ऑफ द आवर्स होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि ये नहीं हो। अब सवाल ये कि ये जो मैंने आपको क्राइटेरिया दिया है, इस पे मैं जो इतने कप्तानों के साथ खेल रहा हूँ उसमें मुश्ताक मोहम्मद, ज़हीर अब्बास, वसीम बारी, इमरान खान, जावेद मियादाद, ये 5 7 8 6 कप्तान जो पाकिस्तान, आसिफ इकबाल, 6 कप्तान गुजरे हैं। 6 में मेरे अल्लाह के फजल से मैं सबसे खेला हूँ। इन सब में जो अगर मुझे कोई कप्तान, अगर मैं मेरिट वाइज बात करूँ तो मुश्ताक मोहम्मद वॉज द नंबर 1, जावेद मियादाद नंबर 2, और उसके बाद जितने भी आते हैं वो स्टेप बाय स्टेप आप ले लें। अब सवाल ये पैदा होता है कि जावेद, इमरान खान में और जावेद में क्या फ़र्क है, ये बहुत ज़रूरी है ना। मुश्ताक भाई को तो छोड़ दें, वो तो इस वजह सीनियर प्लेयर, वो थोड़े दिन जितना अर्सा हम खेले उसके बाद वो फारिग हुए। लेकिन लंबी क्रिकेट जो बाद भी आई उसमें जावेद आया, फिर इमरान आया, वो आगे एक सीरीज़ 2 सीरीज़ के लिए ज़हीर है, वसीम बारी हैं या आसिफ इकबाल हैं, वो एक अलग बात है, वो छोड़ दें। ये 2 आदमी जो थे वो लॉन्गर पीरियड ऑफ कैप्टनसी है। जो बाकी जो रिमेनिंग, उसमें जावेद जो था उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं वो ये है कि उसका दिमाग जो है वो हर वक्त चलता रहता था, ठीक है। वो बॉलर से ज़्यादा, बैट्समैन से ज़्यादा अपनी प्लानिंग करता था। वो इसको बोलेगा मैं इधर इसको ऑफ स्टंप पे करके, मुझे बोलेगा इसको स्वीप नहीं खिलाना, इसको बाहर रख। अब मैंने वो ही करना है जो उसने कहा हुआ है, क्योंकि उसका दिमाग वो चल रहा है। मुझे पता है कि वो उसने स्लिप, अच्छा उसे फीड भी वही लेनी है जो आपको बता के गया है कि अगर बैट पैड लेना है तो 2 इधर ले लेगा, लेग स्लिप इसकी बारी में ले लेगा, इधर ले। अब आप बाउंड हो गए कि आप अपने मुताबिक आपने गेंद करनी है। अब उसमें ज़रा सी भी गलती होगी तो वो आपको आके बोलेगा क्या कर रहा है भाई, तेरे को बोला तो नज़र नहीं आया, तू क्या कर रहा है, इसको ये कर। आपको एम्फेसाइज करेगा, you'll मेक टू अंडरस्टैंड कि भाई यार तुम ऐसे करो जो मैं बोल रहा हूँ। और उसमें 99% समटाइम बॉलर कामयाब हो जाता था, समटाइम नहीं होता, लेकिन वो सेटिस्फाइड होता था कि यार मैं ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको अपने बॉलर से काम लेना आता है। इमरान खान में ये था कि ही बिलीव्स इन हिमसेल्फ, कि वो बहुत आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स में, कोई दो राय नहीं है। फास्ट बॉलिंग में वो सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर था, बैटिंग में वो ऑलराउंडर था। वो बिलीव करता था फाइटिंग स्पिरिट में। उसका ये था कि ड्रॉ नहीं खेलना है, हमने जीत के लिए जाना है। पहले से माइंडसेट उसने बनाना है, उसकी जीत जो है ना उसके माइंडसेट में थी। इसीलिए अब्दुल कादिर जो था वो उसकी पहली प्रेफरेंस होता था, क्योंकि उसके पास, हमारे पास 2 वैरायटीज़ हैं तो उसके पास 6 वैरायटीज़। तो वो बिलीव करता था कि ये मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ आपको, ये नहीं कि मैं कोई बाइस बात कर रहा हूँ। मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि वो, हाँ ये ज़रूर है कि उसके वो स्टबन था अपने डिसीजन में। अगर उसने माइंड बना लिया कि अब्दुल कादिर को इधर खेलना है तो खेलना, चाहे विकेट अच्छी है या नहीं है, उसका बिलीव है, उसका फेथ है। सम टाइम कामयाब होता था, सम टाइम नहीं कामयाब होता था। ऑस्ट्रेलिया में जैसे मैंने आपको बताया कि 7 लेफ्ट आर्म बैट्समैन उन्होंने खिला दिए और उसको, अब्दुल कादिर को बिल्कुल नलीफाई कर दिया उन्होंने। तो वो इफेक्ट, वो खान साहब की सिलेक्शन गलत हो गई। ऐसे कई जगह पे इंडिया में भी ये हुआ कि बेंगलोर में मैं शायद कभी ना खेलता, अगर कादिर जो था वो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता तो मैं कभी ना खेलता। मगर उन्होंने भी ये किया, उन्होंने मैच से पहले ही मुझे बता दिया था। क्योंकि उनके जो इंडियन प्लेयर होते थे, कुछ लोग हमसे भी रिलेशन में रहते थे, तो वो कहते थे हमने एक बॉलर के खिलाफ हमने स्ट्रेटजी बनाई हुई है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक। एक बॉलर के खिलाफ हमने स्ट्रेटजी बनाई हुई है, उसको विकेट नहीं देनी हमने। तो वो थ्रू आउट टूर्नामेंट आप देखिए उसकी बॉलिंग में उन्होंने मारामारी की है, उसको सेटल नहीं होने दिया। ये उनकी स्ट्रेटजी थी। मगर जो खान साहब का माइंड सेट है वो अपनी जगह पर है। ये जो लास्ट मोमेंट पे चेंज हुआ, ये आई थिंक मुदस्सिर और जावेद की काविशें थी जिसकी वजह से चेंज हुआ, और वो हमें खिलाया। वरना तो सलीम जाफर खिला रहे थे और राइट आर्म, वो अपने डिसीजन अपना उन्होंने करना था। भी वो कामयाब भी होते, हो सकता है जैसी विकेट थी। तो फ़र्क जो है वो जावेद में और ये है कि जावेद का अपना माइंड चलता था, खान साहब का अपना ये जो विज़न है कि भाई हमने जीत के लिए जाना है। आप लेफ्ट आर्म बॉलर, आपको बॉल दे दिया, जो फील्ड सेट करनी करो, बता दो किधर किधर करना है, इनको दे दिया बॉल, तौसीफ ही बिलीव इन हिमसेल्फ, ही बिलीव इन मी, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से कर, खान साहब आप फिक्र नहीं करें, आउट करके देंगे।
इस मैच के दरमियान में पहली इनिंग में भाई साहब ने 5 आउट कर दिए, 4 आउट कर दिए। आई वॉज विकेटलेस टिल दैट टाइम। उन्होंने मुझे खिलाया था किसी के कहने पे, मुझे बुलाया था किसी के उस पे, तो उनका जहन जो था मेरी तरफ शक की बुनियाद पे रहता था कि मैंने ये काम फैसला सही किया है या नहीं किया। तो मुझे बार बार रीअश्योर कराना पड़ता था उनको जब वो ओवर के दरमियान होते थे। सर मैं भी हूँ। हाँ कि हाँ साहब आप फिक्र नहीं करें। तो उनका एक टिपिकल स्टाइल होता था, उनका एक मुंह में होठ जो था वो जब फिक्र सोचते थे तो वो होठ दब जाता था, तो होठ दबा के तो वो निकलते थे, तो थिंक कर रहे होते थे। तो मुझे समझ थी क्या इनको बार बार बोलना ज़रूरी है। तो वो जब पहला विकेट लिया तो उन्होंने साई ऑफ रिलीफ लिया, मुझे भी बहुत शुक्र अदा किया कि मैंने कहा लम्हे, अच्छा मैं तो भाई सीधी बात है वैसे 5-4 अल्लाह मेरे पे। तो होता ये था कि हमारे हाँ जब ये गेंद करे, इनका गेंद पड़ने के बाद विकेट ऐसा था कि टर्न करता था, और ये ज़ाहिर मेरे से यंग है तो इनका बॉल जो तो खाने को दौड़ता था। इसमें इकबाल भाई सॉरी आपकी बात यार, इसमें एक आदमी का हम लोग जिक्र नहीं कर पाए, सलीम यूसुफ। वो मैं कर रहा हूँ, वो अभी मैं कर रहा हूँ। तो वो जो टर्न करता था, तो ये गवास्कर तो माशाल्लाह बड़े होशियार प्लेयर थे, वो एक दुनिया का माना हुआ प्लेयर है। तो वो जाता था इनको खेलने के लिए, वो छोड़ देता था। अब सलीम यूसुफ तो ब्लाइंड हो जाता था पीछे, तो उसने जो आउटस्टैंडिंग कीपिंग की है वो मैं समझता हूँ इससे अच्छी कीपिंग मैंने देखी नहीं। वो पूरे जिस्म उसके लाल पड़े हुए थे, वो पूरा बॉडी साथ लेके आता था। हमारी बारी में गेंद होती थी तो बैट्समैन बीट, तो विकेट पर बीट, तो स्लिप में चला गया, वो चौका भी हो गया, ये भी हो गया, ऐसे ही हो रहा था। ऐसे ही था। तो और जो लगे वो न्यूट्रल एम्पायर तो थे नहीं, तो वो आउट भी कम मिलते थे, चांस होते थे देने के। तो हमारे लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। तो मैंने कहा कि भाई वो एक दिन रेस्ट था, 6 दिन का टेस्ट मैच था, तो छठा दिन जो था वो रेस्ट वाला था बीच में। तो रेस्ट वाले दिन हमें बिशन सिंह बेदी साहब मिल गए। तो बेदी साहब जब भी पाकिस्तान आते थे तो वो अक्सर और बेशतर हमें उनसे कुछ ना कुछ साथ खड़े होकर सीखने की कोशिश करता था। तो उस दिन मुझे देख के कहने की हाल ने काका ठीक हो? मैंने कहा हाँ जी ठीक है सर। मैं कहा सर ताड़ा मनिंदर सिंह ने तो कमाल ही कर था, 7 आउट कर गया वो। अच्छा उनको गुस्सा था, सेकेंड इनिंग में रन करा दी उसने, तो विकेट कम ली थी, और मैंने की बॉलिंग की थी उन्हें सेकेंड इनिंग तो इन्ने रन कराते उन्होंने। और मैं कहा सर होंदा है वो हर बारी तो कुछ नहीं हो सकता। और काका तू मैंने दस इन्ना ब्रेक हो रहा है नाल वो पुश करी जा रहा है गेंद जो ये मैंने इसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी अपनी तरफ देखा। मैंने कहा यार ये तो बड़ी काम की बात है, हम पागलों की तरह मारे जा रहे हैं। कितने 10 मिनट की मुलाकात है, हमने उनसे बात सीखी। फिर हम दोनों जब कमरे में गए मैंने कहा तौसीफ भाई जोर लगाना नहीं, बस लाइन पे फेंके जो खुद ब खुद सही कह रहे हो। और वो मैच जीतने के बाद किसी ने हमसे पूछ लिया कि यार वो आपका कोच कौन है? मैंने कहा बेदी साहब। उन्होंने कहा जी बेदी साहब हमारे मेंटोर है। मैं अभी भी देखिए इस दफ़ा भी रेस्टोरेंट पे हम लोग बैठे हुए थे तो उनसे बात हो रही थी, तो उनकी बातों में हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं सीखने को। और दूसरे दिन उन्होंने हवा बोल दिया उनके घर पे, उसका फ़ोन आ गया और मरे तू मेरा सत्यानाश करता, सारे मेरे घर पे हमला हो गया, ये हो गया। तो मैंने कहा सर मैं तो आपकी इज़्ज़त करी थी, मैंने तो थोड़ी मुझे पता था कि इतना नाराज़ हो जाएंगे सबके साथ, और मुझे गद्दार कर दिया इन्होंने और ये कर दिया। मकसद ये कहने का ये कि वो सीखने का अमल था। तो जहाँ तक वो जो बात आप कप्तान की कह रहे हैं ना, उन्होंने मुदस्सिर और जावेद को एडवांटेज दे दिया इस बात पर कि चलो यार इनकी नॉलेज अच्छी है। तो उन्होंने वो भी डाउटफुल थे तो वो खिला लिया उन्होंने। मगर वो अपने माइंड के आदमी, उनका मेन है पॉजिटिव क्रिकेट खेलना, और सिलेक्शन वो अपनी मर्ज़ी की करते थे। किसी प्लेयर को निकालना रखना सिलेक्शन कमेटी का कोई काम नहीं होता था। ठीक है, सिलेक्शन कमेटी को पता होता था कि इनको प्रिवेल कर जाते थे। हाँ वो प्रिवेल कर जाते थे। तो ये फ़र्क था इनमें और उनमें। तो सक्सेस रेट जो है भले बेशक जावेद का अच्छा होगा, हर दूसरे कप्तानों का भी अपनी जगह, ज़हीर भाई थे उनको भी इंडिया में विदाउट लूजिंग सीरीज़ वापस आ जाना ये भी बड़ी बात है, जबकि वो कप्तान थे। इस तरह आसिफ इकबाल जो थे वो पहला टूर 79 में गए थे, उसमें वो बहुत अच्छा उन्होंने, हालांकि उनका भी पहला टूर मतलब एज ए कैप्टन मैंने देखा था। तो वो थोड़ा इस लिहाज से थे कि वो
वो भी भरोसा करते थे, अपने बॉलरों पे दे देते थे। मगर इनका ये था कि ये इस पे पुश करते थे कि यार हमने जीतना है। बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, हर आदमी से वो तवक्को करते थे कि आप 100% देंगे। दैट इज़ मेक श्योर करें कि फील्डिंग में भी अगर कोई कैच इनकी गेंद पे छूट जाए तो उसकी ज़िंदगी खत्म है, और या चौका लग वो छोड़ दे तो बर्बादी है उसको। तो वो अगले टूर पे फिर उसका मुश्किल ही होता था। और अगर अच्छा कर ले तो फिर 4 टूर भी उसमें, जैसे मंसूर अख्तर जो है वो गुड प्ले, उनका बहुत अच्छा उनका player उनका व्यू था कि वो पाकिस्तान का विवियन रिचर्ड है, अच्छा प्लेयर था, फर्स्ट क्लास में खेलता था, मगर अनफॉर्चुनेटली अब बाजों की किस्मत नहीं होती है, तो उसको खिलाया वो हर मैच में। तो आखिर उन्होंने हाथ जोड़ लिया उससे, उन्होंने कहा यार भाई छोड़ दे तू, खुदा का होता है। तो ऐसे होता है। तो ये दो दो मतलब मुश्ताक भाई नंबर 1 है मेरे हिसाब से, जावेद मियांदाद और इमरान खान को मैं दोनों को सेकंड पोजीशन में समझता हूँ कि वो दोनों अपनी जगह पर ठीक हैं। उनका डिफरेंट स्टाइल था, इनका डिफरेंट स्टाइल था, मगर सोच हर एक की, दोनों की एक ही सेम थी। और अंडरस्टैंडिंग प्लेयरों के साथ और अपना स्ट्रेटजी बनाने में वो जावेद को ज़्यादा एज मिल जाता था, क्योंकि वो खुद होता था। वो जो थे वो कहते थे कि यार ठीक है, मुदस्सिर है तो मुदस्सिर जो अपना जॉब है वो पूरा करे, इकबाल कासिम साहब को बॉल दिए वो अपना जॉब करें, ये अपना जॉब करें। वो उनका उनका एक डिफरेंट स्टाइल था, थॉट ऑफ स्कूल डिफरेंट स्कूल के थे, वो डिफरेंट स्कूल के थे। तो वो तो आप कह सकते हैं, लेकिन एज फार एज रिजल्ट इज कंसर्न दोनों में बहुत कामयाबी उनको, उन्होंने अपने दौर में बहुत कामयाबी हासिल की, उन्होंने अपने दौर में बहुत कामयाबी हासिल की। तो ये है। इसमें थोड़ा सा एक दो थे, मुझे ख्याल आ गया कि ये जो हो चुका है, एक तो सेल्फ बिलीफ जो वाली बात है वो बिल्कुल। उसमें, उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कादिर तो थे ही, लेकिन इकबाल सिकंदर को वर्ल्ड कप में वो लेके गए, तो वो इट मीन्स के लेग स्पिनर को होता। दूसरी बेदी साहब की जो इन्होंने बात की ना, वो जो किस्सा था उसके बाद बेदी साहब को उन्होंने बोला ये मुल्क का गद्दार है और ये है और वो है, जो इकबाल भाई ने बताया। उनका जवाब क्या था, ये मैंने खुद उनके रिपोर्टर से, उनका जवाब ये था, शाबाश है कि मैं आधे घंटे की मुलाकात में उनको बताया और वो सीख गए, मैं इतने टाइम से इन लोगों को सिखा रहा हूँ, कोई नहीं समझ पा रहा। उनका ये जवाब। अच्छा, खान साहब की बात, वो जैसे कह रहे हैं ना कि बस की मुसीबत आ जाती थी जो था, तो ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा और शॉट लगा, बाउंड्री बड़ी थी, वो हमारे एक प्लेयर थे, नाम लूँगा, तो वो कैच करने गए मेरी गेंद पे और ऐसे ख़त्म हो गई, बात हो गई। मेरा ख्याल है नदीम गौरी की बात इतने नहीं, नदीम गौरी नहीं, वो आमिर मलिक। तो ऐसे ख़त्म हो गई बात। चलो, उन्होंने हाईलाइट में देखा, सुबहान के कहते होए वो तो कैच था, वो तो आपको अजाब है। तो वो टीवी पे देख के, वो जो गुजर गई, वो टीवी पे देख के भी सुबह पकड़ लेते थे क्या है क्या। तो जिस दौर की हम बात करें 1986 से लेकर 1992 तक, जाहिर है उसमें इमरान खान और जावेद मियांदाद वाज द लीडरशिप टीम। मैं पिछले दिनों विव रिचर्ड्स की किताब पढ़ रहा था, ऑटोबायोग्राफी, और उन्होंने ये लिखा कि उन्होंने बड़े अफसोस का इजहार किया कि क्रिकेट की दुनिया में ये जो करप्शन इंट्रोड्यूस हुई, और वो लिखते हैं कि फिर पाकिस्तान की बात की उन्होंने कहा मुझे यकीन है कि आज अगर इमरान खान और जावेद मियांदाद पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते आज तक, तो ये फिक्सिंग की जो एलिगेशंस हैं ये कभी ना आती। तो ये इन दोनों हमारे जो लेजेंड्स हैं, मेरा ख्याल है इनकी ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत है कि एक इंटरनेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल लेजेंड ये वाली बात कर रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्योंकि ज़ाहिर है आप 93 में आखिरी टेस्ट आपने खेला और 94 से ये इस तरह की एलिगेशंस जो हैं वो शुरू हो गई, और हमने देखा कि अगले 10-12 साल इस तरह के इल्ज़ामात लगते गए, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे और पाकिस्तान की लेवल पे भी कई प्लेयर्स बैन भी हुए। सलीम मलिक का नाम उसमें आता है, अजहरुद्दीन, हैंसी क्रॉनी है, ये सब ज़ाहिर है इनको आईसीसी ने सज़ा भी दी। तो कितना आप समझते हैं कि टीम के मोरल के ऊपर फ़र्क पड़ा इन एलिगेशंस की वजह से? देखिए, ये तो वर्ल्ड उसमें पूरा हुआ, और पर्टिकुलर हम पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो हमारे टाइम में तो कोई सच नज़र हमें कुछ नहीं आता, सामने नज़र आती हैं चीज़ें, विक्ट्रीज़ बताती हैं आपको कि हमने उस टाइम में जो है जीतना शुरू किया काफ़ी। और
ये हम भी सुनते ज़रूर हैं ये, और काफ़ी चीज़ें जब उस पर बैन लगाया जाता है समथिंग रॉन्ग, या कोई चीज़ ऐसी आती है समथिंग रॉन्ग, तो उस वो प्रूफ भी हुई हैं कुछ जगह पे, लेकिन उसका मतलब कोई वो नहीं हुआ कि अगर कोई किसी ने कोई ऐसा किया है और उसको बैन कर दिया या कुछ हुआ, तो उसकी चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, क्या हुआ था, किस वजह से किया, ये चीज़ें सामने नहीं आती, बल्कि उसको अगर आप उसके ऊपर वो डाल देते हैं पर्दा, तो वो भी तो गलत है। अगर है, अव्वल तो इसकी प्रूफ मिल नहीं रहा, कहीं भी नहीं मिल रहा है ऐसा कि पाकिस्तान का, जहाँ तक आपने डाला को बिल्कुल आपने जो नाम लिए उनका हुआ ज़रूर है, मगर कोई सामने कोई सच ऐसी चीज़ नहीं आई कि जिससे हम कह सकें हाँ बैन लगा दिया, लेकिन उसको बताया नहीं गया कि क्या वजह है उसकी बैन लगने की। हाँ ये पता है जी वो उसने ऐसा किया था, मगर कोई चीज़ अथेंटिक नज़र आनी चाहिए कि जी किसी ने कहा था इनको इन्वॉल्व नहीं कीजिएगा क्रिकेट में, और ऐसा है और ऐसा, हम भी यही सुन रहे हैं और सबके सामने है ये। तो आया उस चीज़ को इन्वॉल्व किया किसी ने, मालूमात की या नहीं की, वो एक डिफरेंट वो है, लेकिन मैं नहीं समझता वर्ल्ड में पूरा हुआ है। जैसे आपने हंसी रोने की बात की, और कई गिब्स भी था जी, बिल्कुल, जो था उसका भी सिलसिला आया था बीच में, मगर देखिए कुछ मट्टी पाव वाली हो गया, कुछ इधर को चला गया, लेकिन इसका हम ये नहीं कह रहे क्यों अभी शर्जील के साथ हुआ और कई के साथ हुआ, और उसके साथ बैन भी लग गया कि जी इस पर इतना बैन ये करे। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर कुछ है, देखें इससे एक तो पहले कंट्री को बड़ा वो मिलता ही होगा, बदनामी होती है, वो सब जगह रहा है। ये तो आपको नज़र आ रहा है, क्या इंडिया में नहीं हुआ? इंडिया में भी कई लोगों को, कई लोग बैन हुए, श्रीशांत और अजहरुद्दीन थे, ये थे, सबके ऊपर हुआ था। लेकिन इसका हल जो है वो बजाय निकलने के और बढ़ता चला गया हर किसी में। अब क्या है कि कुछ भी नहीं हो रहा ना, तो ये अरे यार यहाँ कुछ था, इसने कुछ गड़बड़ की है, इसने कुछ किया है। आई थिंक मेरा ख्याल है, मेरे अपने हिसाब से अगर कोई ऐसी चीज़ होती है ना, तो प्रॉपर आप बाद में क्लियर भी कर देते हैं। अच्छा क्लियर क्यों करते हैं जी? कि वो सज़ा मिल गई उसको, ये हो गया था कुछ ज़रूर कि सज़ा मिल गई। अब यार सज़ा मिल गई, आप मुझे बताओ, ये 2 साल के 3 साल के लिए बैन, कोई भी XYZ कोई भी हो गया, वो जब दोबारा उस सिस्टम में आएगा तो आपका क्या ख्याल है कि वो ठीक रहेगा? मुझे नहीं समझ आती कि ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि वो पहले ऐसे काम 3 साल जो गुजर गए उसने सफ़र तो किया है ना, हर लिहाज से सफ़र किया है। सबसे मेन चीज़ के बदनामी, और उसमें प्लेयर तो अपना कर गया जो अगर किया उसने, कंट्री का क्या? बार बार अरे यार आपके प्लेयर ने ऐसा कर दिया, आपके प्लेयर ने, भाई कोई प्रूफ है, वो चीज़ें लाओ, अगर है तो सामने लेके। अब तक चल रहे हैं वो चीज़ें, तो मेरा ख्याल है उसको देखना चाहिए। और क्या देखेंगे इसमें, मेरी तो अकल काम नहीं करती कि क्या चीज़ को आप जब हर मैच के किसी उस पर आप शक करना शुरू कर देंगे, तो आई मीन कि मुझे तो क्रिकेट देखने का मजा भी नहीं आता, मज़ा हर नहीं चीज आता। पे शक होना जी शुरू हाँ, हो जाता है। हम तो मेरा ख्याल है ज्यादातर जो लोगों की भी जज्बात, जिस वजह से ज़ाहिर है लोग जज्बाती हुए, वो ये कि हमारी इतनी अच्छी टीम थी, जो 90s की टीम थी, और आई थिंक उसको उस तरह की विक्ट्रीज नहीं मिली कंसिस्टेंट बेसिस पे, जिस तरह की शायद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम से। मेरा ख्याल है ये भी वजह थी कि इस तरह की जो एलिगेशंस थी और ज़्यादा फ्यूल हुई, कि हर लॉस के ऊपर लोग ये बात करना शुरू हो जाते थे कि जी ये देखो ये तो फिक्स होगा, तभी हार गए। वो मिसाल मशहूर है कि जहाँ धुआं उठेगा तो इसका मतलब है कोई ना कोई ज़रूर चिंगारी वहाँ है। हमारे अपने जो खिलाड़ी हैं उनके करतूत कुछ ऐसे थे कि जो मीडिया या दूसरे सोशल मीडिया या उन सब ने उसको हाईलाइट किया कि भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। प्रूव तो कोई करता नहीं है, फिर जब प्रूव किया गया तो वो भी प्रूव ऐसा गया, वो जस्टिस थे कयूम साहब जी, उनकी रिपोर्ट उन्होंने किया, उसको हाशिश फंड पप करके कुछ चीज़ों को जो है काम डाउन किया गया, उसको लाइट किया गया कि भाई किसी पे फ़ाइन कर दिया, किसी को कुछ कर दिया। लेकिन अगर आपके ऊपर फ़ाइन हुआ है, अगर आपको बैन लगा है, या अगर आपको किसी किस्म की पनिशमेंट मिली है,
रिगार्डलेस आपने कोर्ट के साथ आपने ताउन किया था या नहीं किया था, एलिगेशन इसका मतलब है आपकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। और ये अगर कह दिया गया है कि आपको कोई अहदा ना दिया जाए या आपको खेलने ना दिया जाए या आप जो भी किसी किस्म का भी अगर आपके ऊपर लग गया तो उसके बाद फिर गुंजाइश कोई नहीं होती। मगर हम लोग, आपको पता है पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये बांग्लादेश, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। हमारे यहाँ जो है खिलाड़ी आते हैं वो हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं, इमीडिएटली पैसा देखते हैं या कहीं से लालच आती है, कोई बात आती है तो वो उसमें ये ख्याल समझते हैं कि यार ये किसी को पता नहीं लगेगा, लेकिन कुछ दिन तक तो होता है, फिर बाद में वो एक्सपोज भी होते हैं। तो लोग जो हैबिचुअल हो जाते हैं वही पकड़े जाते हैं, अदरवाइज़ तो ये वन टाइमर तो कोई मुश्किल ही कोई बच्चा ही होगा जो गलती करेगा। तो ये मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि ये कुछ लोग ऐसे थे जो बाज ही नहीं आ रहे होंगे, तभी लोगों ने कैमरे लगाए और फिर उनकी वॉइस और उनकी सब चीज़ें, इनके घरों की वीडियो, अदर जो था इंडिया का या शर्मा या हमारे लोग जो थे, सब जितने भी थे उस ज़माने में एक पीरियड ऐसा आया था कि इवन ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ क्रिकेटर जो थे वो कहीं ना कहीं थे। तो ये सब उस वक्त इतना विजिलेंस नहीं थी आईसीसी, मगर उसके बाद विजिलेंट हो गई है और हर बोर्ड विजिलेंट हो गया है। उसके बाद फिर बोर्ड के अंदर बाकायदा लोग शोबा किया गया और सिक्योरिटी के लिए और इसके लिए रखा गया कि आप उनको बताया गया, एजुकेशन दी गई। इसके बाद भी हमारे खिलाड़ियों पर इल्ज़ाम लगे हैं और फिर वो उनको ना बताने की सज़ा दी गई, उसमें सज़ाएँ जो लिखी हुई हैं आईसीसी ने उसके हिसाब से। तो मकसद कहने का ये है, देखिए माशरे में क्राइम ख़त्म नहीं हो सकता, इसी तरह क्रिकेट के अंदर ये माफिया जो जिसकी इन्वॉल्वमेंट रही है वो कोई ना कोई ज़रिया बन जाता है, कोई ना कोई होता है, वो लुक्रेटिव ऑफर्स देते रहते हैं। तो जो समझता है कि यार मेरा कैरियर ख़त्म है वो तो पकड़ लेता है, और जो समझता है कि यार मुझे कोई नहीं देख रहा वो भी गलती कर लेता है। तो गलतियाँ होती हैं, पकड़े तो जाते ही हैं। एंड में आपको हमारे जितने क्रिकेटर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो जेलों में जा चुके हैं, बड़े बड़े ग्रेट क्रिकेटर्स जिनको जो आज अगर होते तो क्या क्या नाम क्या होता उनका। अनफॉर्चुनेट है, हमें पाकिस्तान को लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा। अच्छा चलिए थोड़ा सा लाइट हार्टेड बात करते हैं। आपने 80s में ज़्यादा अपनी क्रिकेट खेली, थोड़ा सा मुझे ड्रेसिंग रूम का माहौल बताइए। मैं इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ जो ऑन द फील्ड हमें नज़र आती थी पाकिस्तान की, और बल्कि मैं तौसीफ भाई का एक इंटरव्यू भी सुन रहा था पिछले दिनों जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम इंडिया के प्लेयर्स के साथ हमारी दोस्तियाँ बहुत थीं, लेकिन फील्ड के ऊपर हम जो है वो अपना एटीट्यूड लेकर आते थे और नज़र आता था। मैं बहुत सारे मैचेस देख सकता हूँ जिसमें हमारी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी एक आई वुड से एग्रेसिव होती थी, बोल्ड होती थी। और इसके बरक्स आजकल के लड़कों को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे नहीं पता आप कितना अग्री करेंगे मेरे साथ, लेकिन मुझे संभव उनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम नज़र आता है, कुछ आंखों में बाज़ दफ़ा खौफ नज़र आता है, कुछ सहमे हुए से नज़र आते हैं। सो ये जो आपकी ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है ये कितना रिलैक्स्ड है, इसका कोई फ़र्क पड़ता है कि आगे फील्ड पे आप किस तरह से अपने आप को कैरी करेंगे, और क्या आप कुछ फ़र्क महसूस करते हैं कि जो आप लोगों का माहौल था ड्रेसिंग रूम के अंदर, ज़ाहिर है इमरान खान साहब की आपने बात की जिनसे आप लोग थोड़ा घबराते भी थे, जावेद मियांदाद की पर्सनैलिटी टोटली अलग थी, तो थोड़ा सा मुझे इनसाइट्स दीजिए कि वो क्या माहौल था और आजकल क्या माहौल है। देखिए उस ज़माने में ये होता था कि जो ड्रेसिंग रूम होता था ना, ड्रेसिंग रूम में कभी भी खिलाड़ियों को के साथ किसी किस्म का कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होता था, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो। हाँ, ये हर एक को अपनी हद का पता होता था। सीनियर को पता होता था कि मेरी क्या हद है, जूनियर को पता होता था कि मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो हर कोई अपना अपनी जगह पे काम करता था, किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं होती थी कि यार कि लड़ाई झगड़ा हो गया कि मैंने क्यों गया भाई, मेरे से बड़ा प्लेयर है या वो छोटा प्लेयर है, ऐसा नहीं होता। तो डिफरेंस कैलिबर का तो ज़रूर था, उसी हिसाब से लोग इज़्ज़त करते थे। प्रॉब्लम ये है कि अब सब एक एज ग्रुप है, सेम एज ग्रुप है, लीडरशिप में कोई ऐसा सीनियर मोस्ट आदमी नहीं है, वो भी चढ़ के ऊपर ही गया है। अभी उससे अच्छा परफॉर्म कर दिया तो हमने बाबर को कप्तान बना दिया। अब बाबर के साथ खेलने वाले उसके साथ वैसे ही ट्रीट करेंगे ना यार, कप्तान बन गया तो उसको समझ में नहीं आएगी। और हर फॉर्मेट का अलग कप्तान है, तो वैसे ही सब कुछ चार तो कप्तान है ड्रेसिंग रूम में। तो और फिर ये जो सेम एज ग्रुप की वजह से या सेम कैलिबर की वजह से वो क्या होता है कि वो तकल्लुफ़ जो रहना चाहिए एज ए कैप्टन
नहीं है। फिर उसकी पावर अथॉरिटी कितनी है मैनेजमेंट से बात करने में, या उसको उसमें मैनेजमेंट ने उसको कितना आगे तक उसको रखा है। अब हर 6 महीने बाद या 3 महीने बाद अगर कप्तान बदलेंगे तो फिर भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, या हर प्लेयर को एक मैच के बाद 2 मैच के बाद फारिग कर देंगे तो वो फिर भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये तो एक ग्रुप, एक टीम है, टीम को बिल्कुल उसको प्रॉपर मौका मिलना चाहिए, उसको खेलने देना चाहिए, खिलाड़ियों को ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए। अब जैसे हमने, मैं एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ कि बाबर को जब परफॉर्म नहीं करता हमने उसको फारिग कर दिया और रिजवान को भी फारिग कर दिया, अननेसेसरी, कोई ज़रूरत नहीं थी। आप उसको रखें, उसके साथ आप उसके साथ एक मेंटोर साथ लगा दें, उसको कहें कि भाई आपकी ये गलतियाँ, इसको दूर करो, साथ में रहो, टीम के साथ भी जाओ, खेलो, एक आध मैच भी खेल लो, फिर लेकिन कीप ट्राइंग, उसके ऊपर ट्रैक करें। उसको हम ज़ाया क्यों कर दें? एक हमारा एसेट्स है, उसको हम ज़ाया कर दें, उसको बिटर फील करवाएं कि यार तुम हमारे साथ ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम वो। तो वो एक किस्म का इल फैक्टर शुरू होता है। और इसको देखा जाए कि जो आने वाला प्लेयर है वो भी फिर वो करता है कि यार ਇਹਦੇ ਨਾਲ हो गया तो साढ़े नाल भी हो सकता है। तो ये उसका एटीट्यूड होता है। फिर वो कप्तान की सुनते कम है, अपने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर सोशल मीडिया पे पकड़ लिया लोगों ने, 2-2 3-3 हर एक ने अपने ग्रुप बना लिए हैं। वो रोज़ मांगे अजाने दे रहे होते हैं उनको कि इन्हू बाहर कर देता जी, ये हो गया, ये हो गया। अगली न्यूज़ बता देते हैं ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो इससे क्या है कि सारे सुनने हमारे जो क्रिकेट के फॉलोअर्स हैं ना, वो कंफ्यूज होते हैं यार कि पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ पर, यार अजाब आ रहा है, ये तूफान हलचल मची हुई है। वो देखा सुना भाई, अबे सुना बाबर चेंज हो गया, अरे वो हजारी नहीं, और रिजवान ने पकड़ लिया, अच्छा जी रिजवान ने कहा भाई आगा को निकाल दिया, भाई आगा, अच्छा रात भर वो चलता रहता है और सुबह खबर आती है पीसीबी की, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ये। तो ये क्या है कि इससे एक मेरे ख्याल है एज ए नेशन मैं बात करता हूँ कि हमें अपनी टीम पे भरोसा करना चाहिए। हमारे सिलेक्शन कमेटी का जो प्रोसेस है, बीसीबी को चाहिए कि वो सबके अकाउंटेबिलिटी ज़रूर करे। इससे क्या है कि जो पब्लिक को भी ज़रा सुकून हो जाएगा कि हाँ यार, एक कोई अगर अच्छा नहीं कर रहे तो एक प्रोसेस है, 5-7 दिन में मैच के बाद उसका रिव्यू होता है और उसके बाद उसको पूछा जाता है कि भाई क्यों बार बार उसको आप कर रहे हैं। तो ये सिलेक्शन कमेटी इतनी स्ट्रांग हो कि वो एक सर्टन टाइम तक तो दे प्लेयर को खेलने का, और उसको अननेसेसरी ड्रॉप करे तो उसको रोकना चाहिए। यार एक प्लेयर का कैरियर बन रहा है और आपने उसको ब्रेक मार दिया तो वो नाकारा हो गया ना, वो समझता है मेरी ज़रूरत नहीं है, चलो ठीक है। T20 में तो मैं समझता हूँ कि चलो चॉइस होती है, कभी ऑलराउंडर चाहिए होता है, कभी बॉलर चाहिए होता है, कभी कुछ होता है, तो ये समझ। लेकिन वनडे और टेस्ट मैच में तो आपको एक सेट टीम खिलानी है, अगर आप बार बार चेंज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। वक्त कम है लेकिन बातें और बहुत सारी हैं करने के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज इस प्रोग्राम को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों मेहमान फिर कभी हमारे लिए वक्त निकालेंगे ताकि हम मज़ीद बहुत सारी बातें इनसे कर सकें। हमने बड़ी मज़ेदार स्टोरीज़ इनसे सुनी, इनका ओपिनियन लिया पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर। बेंगलोर टेस्ट की हमने बहुत तफसील से बात की, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इकबाल कासिम साहब का भी और तौसीफ़ अहमद साहब का भी कि जिन्होंने इतना वक्त हमें दिया। और इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ़ भाई, इकबाल भाई, और अपने मेज़बान मोहम्मद मुस्तफ़ा को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए नैरेटिव्स।